नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग ALP के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। इसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन करते हैं। तो आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 111 है, 113 है, 118 है, 120 है, 125 है, 127 है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ 111 से देखते हैं 118, ये कितने बार में +7 है। 113 से 120 ये +7 है। 118 से 125 +7 है। 120 से 127 +7 है। तो 125 से +7 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 132। क्या है? 132। आंसर जो हमारा आ जाएगा क्या होगा? सी होगा। क्या है? सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीचे 4 पद दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। उस पद के चुनाव कीजिए जो भिन्न है। यहाँ से देखिए EIF है, E है, I है, F है। अगर E से I गया है तो +4 है, I से F गया है तो -3 है। दूसरे में क्या है? L है, P है और M है। L से अगर P गया है तो ये +4 है, P से M गया है -3 है। तीसरे में P T Q है, P से T गया है +4 है, T से Q गया है -3, यानी तीनों तो ये एक सीरीज में है। तो लास्ट वाला को चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला ही हमारा जो है आंसर होगा। फिर भी अगर चेक करते हैं तो U से -4 गया है तब Q होता है, इससे +3 गया है तब T होगा। यानी आंसर जो हमारा है वो D होगा। तीसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में उसे सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर बनेगा। यहाँ जो होगा ये L इस तरह है तो ये L होगा, X यहाँ होगा, ये C इस तरह होगा, N जो है वो इस तरह होगा। तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो कौन सा होगा? तो आंसर होगा D। क्या है? D होगा। यदि 11 अगस्त 2004 को बुधवार है तो 11 फरवरी 2006 को सप्ताह के कौन सा दिन होगा? 11 फरवरी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले 11 अगस्त 2004 से 11 अगस्त 2006 तक के हमें निकालना होगा। तो ये होगा 4 से 6 2 साल। यहाँ हो जाएगा बुधवार था, बुधवार +2 विषम दिन आया, विषम दिन आया तो ये हो गया कितना? शुक्रवार। बराबर हो गया शुक्रवार, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस, इसमें कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है। तो ये हो गया विषम दिनों की संख्या 2 है तो बुधवार +2 शुक्रवार हो जाएगा। अब कह रहा है 11 अगस्त 2006 से लेके हमें लाना है 11 फरवरी 2006 तक। तो एक तरफ लिख देते हैं महीना और एक तरफ लिख देते हैं विषम दिन। क्या क्या विषम दिन आ सकता है? यहाँ पीछे चलना है तो 11 दिन तो अगस्त का हो गया, तो इसका विषम दिन जो हो गया 4 हो गया। अगर जुलाई की बात करते हैं तो 31 दिन होता है, विषम दिन 3 होता है। जून का जो है 30 होता है, विषम दिन 2 होगा। मई की बात है तो 31 दिन जो है मई का होता है तो ये 3 होगा। अप्रैल जो है, अप्रैल का कितना होगा? 2 होगा, 30 का जो महीना लगता है। मार्च का जो है 31 दिन का महीना लगता है तो ये हुआ 3। फरवरी कह रहा है 11 फरवरी, तो फरवरी जो 2006 है वो 28 का लगेगा। तो 28 - 11 ये फरवरी की है, तो 28 - 11 कितना हो गया? 17। 17 में विषम दिन 7 दूनी 14, 15 16 17 3 हो गया। तो हमारे पास इतना आ गया विषम दिन। जब इसे जोड़िएगा तो आएगा 20। अब 20 भागा 7 कीजिए, 7 दूनी 14, 7 21, यानी विषम दिन जो हमारे पास आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्या है? 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया तो यहाँ शुक्रवार था, अब प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा, क्योंकि हम यहाँ क्या किए हैं? पीछे आए हैं, इस आए हैं। तो शुक्रवार -6 हो जाएगा तो आ जाएगा कौन सा? शनिवार आ जाएगा। क्या है? शनिवार आ जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुजों की क्या है? संख्या ज्ञात करना है। अगर त्रिभुज इस तरह हो, इस तरह दिया हुआ हो, कितना है? 2 2 4, 1 2 3 4 दिया हो, तो जो हमारा हो जाएगा त्रिभुज की संख्या होता है 1 + 2 + 3 + 4,
4 3 7 8 9 1 10 हो जाता है, 10 होता है। लेकिन इसमें 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, तो टोटल जो हमारे त्रिभुज हो गए कितने हो गए? 30 हो गए। अगला प्रश्न है कि कथन एवं निष्कर्ष का, कुछ बेंगल जो है अंडे है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंगल और कुछ बेंगल जो है अंडे है, ये हो जाएगा अंडे। कुछ बैगल जो है चीज है, कुछ बैगल क्या है? ये चीज है, ये हो जाएगा चीज। और कुछ चीज जो है वो क्या है? स्माइल है, ये हो जाएगा स्माइल, स्माइल। अब कुछ चीज जो है अंडे है, बिल्कुल नहीं। कुछ बैगल स्माइल है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 कथनों को अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा छठा के ए हो जाएगा। अब आइए 7वें नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस की अतिकांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस की अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है। CO2 गैस साधारण ताप पर 70 वायुमंडलीय दाब तक संपीड़ित करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। समान रूप से गैस को उच्च दाब एवं निम्न ताप पर द्रवित किया जा सकता है। CO2 ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के रूप में जाना जाता है। और CO2 गैस वायुमंडल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी गैस है। और ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03%, कहीं कहीं पे 0.04% भी रहता है, लेकिन पहले 4 था, अब वो कम होकर 0.03% आ गया है। CO2 आग बुझाने तथा खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में भी उपयोगी होता है। CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? तो CH3C ये करके ओपन, तो एक हो गया 2 प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हो गया, या प्रोपेनॉन कीटोन समूह का ये यौगिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन आंसर बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? मांसाहारी पौधे के उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सनड्यू, बीनस ट्रैप, घटपर्णी पादप, जिसे पिंजर प्लांट भी कहा जाता है। ये मांसाहारी पदार्थों के मांसाहारी पादप है। कुछ पादप जो कीटों को भक्षण करते हैं, सामान्यतः यह नाइट्रोजन रहित मृदा में उगते हैं, उसे कहते हैं मांसाहारी पादप। इनकी पत्तियां जो है वो घड़ेनुमा आकृति की बनी होती है, जिसमें अनेक रोम होते हैं। जब कीट इन रोमों में फंस जाता है तो घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा इनका पाचन होता है। घटपर्णी, जिसे पिंजर पादप, बीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू आदि है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है? WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने से विषुवत रेखा पर वस्तु भार जो WE है वो घट जाता है। बढ़ने पर क्या है? घूर्णन के बढ़ने पर तथा घटने पर बढ़ जाता है, जबकि ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है तथा घटने से यह बढ़ जाता है। यह पृथ्वी के वर्तमान कोणीय वेग का 17 गुना बढ़ा देती है। तो पृथ्वी के विषुवत रेखा पर वस्तु का भार 0 हो जाता है तथा ध्रुव पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के अगर घूर्णन रुक जाए तो WP पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कैथोड किरण का, और इसका आंसर हो जाएगा बी, J.J. थॉमसन के द्वारा। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज है। जब विसर्जन नली के सिरों पर 20 किलोवाट का विभवांतर लगाया जाता है तब उसका दाब 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। तो उसके कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, इसे ही कैथोड किरणें कहते हैं। और जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु पर गिरती है तो एक्स किरण जो है वो उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें जब कांच पर गिरती है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और कैथोड किरणों का वेग जो है वो प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अगला है, यदि √11 के पावर बाई प्लस 5 बराबर 11 √11 के पावर 2 बाई प्लस 5 है तो x का मान क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। इसे लिख सकते हैं, √11 को तो लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2, तो वही करते हैं 11 के पावर बाई प्लस 5/2, और इसे 11 क्या है अंदर लेके चले जाते हैं
ये हो जाएगा 11 गुना 11 के पावर कितना है 2y+5 है। इसे लिख सकते हैं 11 के पावर 3/2 और गुना लिख सकते हैं 2y+5, यानी 11 के पावर 2y+5, ये गुना ऊपर 3 में है और नीचे 2 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो y+5 बराबर हो जाएगा 3 × 2y+5 हो जाएगा। क्या है y+5/2 अब बटा ये हो जाएगा 3 × 2y+5/2, नीचे 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा y+5 बराबर 6y+15। तो y बराबर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो -10/5 बराबर -2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्या होगा -2 हो जाएगा। क्या है -2 हो जाएगा। यहाँ बाई है लेकिन x का मान पूछ रहा है, x गलती से प्रिंट हो गया, यहाँ जो होगा ये बाई ही होगा। आंसर कितना हो गया -2 हो गया। ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनकी लघुत्तम समवर्ग जो है क्या है LCM और SCF का योग 504 है। LCM प्लस SCF का जो योग है 504 है और लघुत्तम समवर्ग LCM और महत्तम समवर्ग का जो अंतर है वो कितना है 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक जो है संख्या क्या है, एक संख्या जो है वो क्या है 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक फार्मूला होता है a - b के स्क्वायर बराबर होता है a + b के स्क्वायर -4ab होता है। उसी पर रख देते हैं LCM - SCF के स्क्वायर बराबर होगा LCM + SCF के स्क्वायर -4 × LCM × SCF। इसको इधर लेके चल जाते हैं 4 LCM × SCF बराबर हो जाएगा LCM + SCF के स्क्वायर LCM - SCF के स्क्वायर। LCM + SCF जो होगा 504 के स्क्वायर माइनस हो जाएगा 456 के स्क्वायर हो जाएगा। क्या है 456 के स्क्वायर हो जाएगा। इसे a स्क्वायर - b स्क्वायर में अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 504 + 456 गुना हो जाएगा 504 - 456 आ जाएगा कितना 48 × 960 आ जाएगा। तो LCM × SCF बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है 4 से इधर भागा लग जाएगा 48 × 960/4 यानी 12 × 960। तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। दूसरी संख्या बराबर होता है LCM × SCF। LCM × SCF बटा क्या होता है पहली संख्या। तो LCM × SCF कितना है 12 × 960। अब पहली संख्या जो है 96, 10 से हो गया, ये हो गया 120 जो है वो दूसरी संख्या। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि R और S समीकरण x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल है तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल R² + S² और RS के स्क्वायर होंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूल है तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण निकालना है। तो इसे सबसे पहले तोड़ दीजिए x² - 2x - x + 2 = 0। x कॉमन लीजिए x - 2 ये -1 x - 2 = 0। x का वैल्यू आ गया 1 आया और क्या आया 2 आया, 2 हमारे पास वैल्यू r है। अब r बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 1, तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। r बराबर 1 और s बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो r² + s² बराबर होगा 1² + 2² यानी 5 हो गया। r s के स्क्वायर बराबर होगा 2 × 1 के स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो समीकरण के दो मूल आ गया, एक तो मूल आ गया कौन सा, एक मूल आ गया एक ये और एक ये आ गया। तो दो मूल हमारे पास यही है, एक मूल और दो मूल आ गए। अब वहाँ क्या करना है, समीकरण निकालना है। क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल
यहाँ पर मान रखते एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी है। प्रश्न में क्या कह रहा था कि r और s जो है समीकरण के मूल है। तो पहले तो इसको मूल हम लोग निकाल दिए, तो क्या निकला 1 2, यानी r और s का जो है हमारा मूल दिया हुआ है, 1 2 निकल गया था, अब मूल आ गया। और ये दिया हुआ है कोई अगला जो है मूल है वो क्या है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर स्क्वायर एस स्क्वायर निकाल दिया, 5 आ गया। दूसरा मूल दिले आर एस स्क्वायर, आर एस स्क्वायर निकाल दिया, 2 मूल। अब 2 मूल अगला का निकल गया है, तो हमें समीकरण निकल गया है इस फार्मूला से कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, बस रखना है और आंसर कर देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो क्या है, 0.06 के रेकरिंग गुना 8.3 के वो रेकरिंग, ये हो जाएगा 6/99, ये गुना हो जाएगा 8.3/9। इसे लिख सकते हैं 6/99 गुना 75/9, 50/99 हो जाएगा, यानी 0.50 पर 2 रेकरिंग हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। अगर एग्जाम में और अगर नहीं बनता है तो आप 0.06, अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है रेकरिंग का, तो 0.06 फिर से 06 है, फिर से 06, कम से कम 3 टर्म पे रखिए और उससे गुना कर दीजिए, 8.3333 गुना कर दीजिए। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आएगा 0.5050, इसी तरह कुछ 7 करके आएगा। तो यहाँ 2 से ही पता चल रहा है कि इसके पास क्या होगा, 0.50 रेकरिंग होगा। तो हमारा आंसर जो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को यदि x माइनस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष 22 प्राप्त होता है, और व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए जब x माइनस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 प्राप्त होता है। तो a प्लस बी का हमें मान जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि x बराबर 3 का मान रखना है। क्या है, रखना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 22, यानी 3 के स्क्वायर प्लस ए इंटू 3 प्लस बी बराबर 22। तो 3a प्लस बी बराबर हो जाएगा क्या है, 13। हमारा पहला आ गया। पुनः x बराबर क्या है, 3 रखना है। किस में रखना है, जो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 24, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर हो रहा है 24। तो 3 के स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 प्लस ए बराबर हो जाएगा 24, यानी 3b प्लस ए बराबर हो जाएगा 15। यानी हमारे पास ये आ गया दूसरा इक्वेशन। पहला और दूसरा को हल करेंगे, a बराबर 3 आएगा, अब b बराबर 4 आएगा। तो ये आ गया। अब a प्लस बी का मान निकालना है, तो a 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी। सही जवाब हो जाएगा बी, सेवा बैंक। क्या है, सेवा बैंक भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी। वर्ष 1974 में स्थापित सेवा बैंक भारत के पहले माइक्रो फाइनेंस संस्थान में से एक था। कब स्थापना हुआ था, तो 1974 ईस्वी में। सेवा बैंक की स्थापना स्वरोजगार महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने में प्राथमिक उद्देश्य से किया गया था। भारत में माइक्रो फाइनेंस के जनक जो कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है विजय महाजन। विजय महाजन को कहा जाता है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में स्थित बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर बेल्ट किस अयस्क की समृद्ध स्रोत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क के। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हेमेटाइट उत्तम किस्म का लोहा मिलता है, जिसमें 60 से जो है वो 70% लोहांश होता है, यानी लौह होता है। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बाबा बुद्धन पहाड़ी, कालाहाड़ी, केमानगुंडी तथा कुंद्रेमुख महत्वपूर्ण लौह उत्पादक जो है वो क्षेत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खाली स्थान से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समानता के अधिकार से संबंधित है, और यह अनुच्छेद 15 में वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। क्या है, समानता का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है।
चलिए 20वां नंबर है, एक निश्चित कूट भाषा दिया हुआ है, उपरोक्त के आधार पर बताना कि ई का एल से क्या संबंध है, ई का एल से क्या संबंध है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कि सी #D है, यानी सी जो है डी की पत्नी है, सी जो है वो पत्नी है किसका, डी का, ये हो जाएगा पति पत्नी। उसके बाद कह रहा है कि डी प्लस ई है, डी प्लस ई यानी डी ई का पिता है, डी जो है वो ई का पिता है, ई के पिता है। उसके बाद ई जो है क्या है, जी की पत्नी है, ई जो है जी की पत्नी है। यहाँ पर जी हो जाएगा, ये माइनस में ये पत्नी है, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जी प्लस एल यानी जी एल का पिता है, जी जो है वो एल के पिता है, क्या है, पिता है, जी प्लस एल, तो जी जो है एल के पिता है। अब बताना क्या है संबंध कि एल में ई, एल तो जी प्लस एल हो गया, ई का एल से, ई का एल से क्या संबंध है, ये संबंध बनाना है एल से। तो पिता के पत्नी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। आंसर हमारा जो आ जाएगा 20 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। यदि ए का अर्थ भागा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार इसे बदलेंगे तो ये हो जाएगा 31 गुना 5 माइनस 12 प्लस 56 भागा 14 है। बस इसे बोर्ड मास लगा देना है। जब बोर्ड मास लगाइएगा तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा, क्या है, 147। तो ये आ जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। यहाँ जो है प्रत्येक अगली आकृति चिन्ह में जो है वो एक माने स्टेप जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ता है और एक नई चिन्ह को उद्गम करता है। यानी यहाँ पर जो है एक जो है एंटी क्लॉकवाइज में ये बढ़ रहा है। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉक में यहाँ पर आता है, एक नया चिन्ह आ जाता है, फिर यहाँ पर एक हैशटैग आता है, फिर 7 आता है, तो यहाँ भी चल जाएगा कि ये जो है ऊपर चला जाएगा, ये रह जाएगा, ये तीनों एक में साथ एक नया चिन्ह है जो कि यहाँ पर आ रहा है 0। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। क्या करना है, लुप्त संख्या। 41 से 63 है वो +22 गया है, 63 से 85 अगर देखते हैं तो ये भी +22 है, 85 से 107 है ये भी +22 है, 107 से 29 +22 है। तो अगला 129 से करेंगे, 129 से +22 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 151। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। कलाकार, कैनवास, मूर्तिकार, आंसर हो जाएगा पत्थर। जिस प्रकार कलाकार चित्र बनाने के लिए कैनवास का प्रयोग करता है उसी प्रकार मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की जो है वो अनुमति नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, क्या है, बंद पास बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र है जिस पर इकाई ध्रुवीय प्रबलता जो है वो गमन करता है। नेक्स्ट है 17वें समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, और इसे कहा जाता है 17वें का तो वो कहा जाता है हाइलोजन, क्या है, हाइलोजन कहा जाता है। कौन कौन सा है हाइलोजन में, F है, Cl है, Br है, I है और At है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये है और स्टेनटाइन है, क्या है, स्टेनटाइन है। तो इसे हाइलोजन कहा जाता है। हाइलोजन तत्व धातुओं के साथ संयोग कर लवण उत्पन्न करते हैं और इसी गुण के कारण इन्हें हाइलोजन कहा जाता है। फ्लोरीन और फ्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। निष्क्रिय गैस को क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। एक तरफ हार्मोन है एक तरफ कार्य है, बताना है कि कौन सुमेलित इसमें से नहीं है। तो इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल जो है ये सही है। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध का विसरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन करता है, ये जो है हमारा
गलत है। गैस्ट्रिन जो करता है भोजन के पापचय का क्या करता है, नियमन करता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इंसुलिन जो है अग्न्याशय से स्रावित होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया गया। विलयन का हल्का बैंगनी रंग फीका हो जाता है, अंत में गायब हो जाता है। प्रेक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही स्पष्टीकरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण करता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगर समीकरण से देखें तो 2KMnO4 प्लस 10 FeSO4 प्लस 8 H2SO4 ये हो जाता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5 Fe2SO4 के होल थ्राइस प्लस 8 H2O है। KMnO4 के लाल दवा या रेड मेडिसिन भी कहा जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 29 के ए। पृथ्वी की सतह पर रखे द्रव द्वारा किसी निश्चित पिंड पर लगाए गए उत्प्लावक बल तथा चंद्रमा की सतह पर लगाए गए उत्प्लावन बल का अनुपात क्या होगा? तो उत्प्लावन बल जो होता है कितना होता है, VDG होता है। उत्प्लावन बल जो है VDG होता है। अब बराबर होता है वस्तु में डूबे भाग का आयतन गुना द्रव का घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण। अतः उत्प्लावन बल जो होता है प्रोपोर्शनल टू गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा KG, और मून की बात करें तो ये हो जाएगा KGM। ये दूसरा, दोनों को अगर रेशियो की बात करें तो B/BM जो है G/GM, यानी ये हो जाएगा GE/GE का 6 होता है। चंद्रमा पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के 6ठा भाग होता है। तो ये हो जाएगा 6/1। आंसर जो हमारा हो जाएगा 6:1 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। दो पाइपें ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट और आधे घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। टैंक की धारिता हमें ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए जो भर रहा है वो 25 मिनट में, बी जो भर रहा है 30 मिनट में, और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने 15 मिनट में जो है वो खाली करे। तीनों को हमें क्या करना है कि ले लेना है LCM। तो ये हो जाएगा 150 यूनिट। 150 यूनिट। सबकी क्षमता कितना है, ये 6 है, ये 5 है और ये 10 यूनिट है। सी खाली करने की क्षमता कितना हो जाएगा, सी खाली करने की क्षमता जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगा, तो 6 + 5 जो है वो मिलके भरता है, और ए प्लस बी प्लस सिखा दे तो ये -10 कर देंगे, तो हो जाएगा 1 यूनिट पर दिन आ जाएगा। अब अगर टैंक की क्षमता कितनी होगी, टैंक की क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी 150/1 × 3। 3 क्या है, किसी 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है प्रति मिनट। तो ये हो जाएगा 450 गैलन। क्या है, 450 गैलन। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि टैंक जो है 150/1 जो है होगा टैंक कितना की क्षमता हो जाएगा, इस सी का ये निकल रहा है, क्योंकि सी खाली करने की क्षमता क्या है, 1 यूनिट पर जो है अथी है मिनट है, तो उसकी खाली करने के 150/1 कर देंगे, क्योंकि टोटल 150 यूनिट है। तो ये हो गया, पहले 1 मिनट में वो 3 करता है, टोटल 150 मिनट लगता है उसे खाली करने में, तो 450 गैलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी खाली स्थान अंक नहीं हो सकता, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 3 है। जिस संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग अंक जो है वो नहीं होता है। क्या है, नहीं होता है। जैसे सपोज दैट 25 जो है पूर्ण वर्ग है, तो क्या इस आ रहा है इसमें 2, 3, 7, 8 नहीं, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, उसके बाद अगर 100 जोड़ते हैं 121 है, 144 है, ये 12 का 13 के 169 है। कभी भी 2, 3 और 7, 8 नहीं आएगा, 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। अगला है, डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है,
ए और डी के सह निर्देशांक जो है 2 4 और -1 3 है, तो बी के सह निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, यहाँ इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी और इसे मानते हैं डी। ए का जो है 2 4 है, डी का कितना है -1 3 है, बी का इसे क्या कर लेते हैं एक्स बाई मान लेते हैं, यही हमें निकालना है। तो डी ए बी जो है डी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हो जाएगा x + 2/2 बराबर -1, अब y + 4/2 बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ से निकाल दीजिएगा, x बराबर -4 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, तो -4 और 2 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर 20 का एकक अंक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि पावर घात में 4 से भाग देते हैं, यदि पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाने पर शेष के रूप में 4 ही लेते हैं। तो जब इसे 36 को भागा करेंगे तो पूर्णतः डिविजिबल होगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, और ये 20 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर जो कितना 4 होगा। यूनिट डिजिट की बात कह रहा, तो ये हो गया 81 - 16 बराबर 65, यूनिट डिजिट जो आएगा वो 5। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राधा जो है 10,000 में कंप्यूटर टेबल और 50,000 में सेंटर टेबल खरीदती है, 5,000 में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो कंप्यूटर टेबल का क्रय मूल्य है 10,000 और लाभ जो है उस पर 8% किया, 8% किया, कितना 10,000 पे 8% किया लाभ, 8/100 कितना हुआ 800 रुपया। अब क्या है, कंप्यूटर टेबल तथा सेंटर टेबल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 10,000 + 5,000 आंसर हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा। अब 15,000 में 10% का लाभ कमाया, क्या है 10% का लाभ कमाया, यानी 1500 में कमाया, 1500 कमाया। तो सेंटर टेबल पर लाभ कितना कमाया, सेंटर टेबल पर लाभ जो है वो हो जाएगा 1500। अब पहले तो ऑलरेडी कंप्यूटर टेबल पे कमा लिया कितना 800, तो ये हुआ 700। अब 700 जो है बेचने में लाभ कमाना है, और बेचना है कितने में, ये हमें जो है 700 कमाना है, और है कितना का, तो वो 5,000 का है। तो टेबल जो है टेबल पर लाभ प्रतिशत जो है वो 700 बटा 5,000 गुना 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14%। क्या होगा 14%। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए 14% हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से मुद्रा के कार्य है मूल्य के भंडार के रूप में उपयोग की जाती है, मूल्य के माप के रूप में उपयोग की जाती है? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों जो है वो कार्य है। मुद्रा की सर्वप्रमुख भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। मुद्रा की वह इकाई है जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। जब मुद्रा का मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता है तो सहज ही मूल्य के भंडार का कार्य भी करने लगता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है। मेहरगढ़ भारत में नहीं, बल्कि कहाँ है, वो है पाकिस्तान के, क्या है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। क्या है, बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ की खोज जो है वो 1974 ईस्वी में हुआ था। किसके, फ्रांसिस पुरातात्विक जीन फ्रांसिस जारीगे और उनकी पत्नी कैथरीन जारीगे के नेतृत्व में एक पुरातात्विक टीम ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था। अगला है, भारत का पहला आरक्षित वन निम्न में से कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पहला भारतीय रिजर्व वन जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की सीमा पर स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोरी और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्यों से भी घिरा हुआ है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत सर्वप्रथम आरक्षित वन शब्द का प्रयोग किया गया था। आरक्षित यानी रिजर्व वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन होता है। किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वन गठित किए जाते हैं। आरक्षित वन में मवेशियों की चराई
या लकड़ी संग्रह के तथा किसी सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे संबंध से, दूसरा शब्द पहले शब्द। तो व्यक्ति, समूह, आंशिक, पूर्ण, रिक्त, उसके बाद क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा, अधिकृत होगा। क्या होगा? अधिकृत होगा। जिस प्रकार व्यक्ति समूह में रहता है, आंशिक का पूर्ण पूरा करता है, उसी प्रकार रिक्त को जो है अधिकृत पूरा करता है। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को है क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। यहाँ देखिए m से q गया, m से q +4 है, q से u गया, ये भी +4 है, ये भी +4 है, u से y गया, ये भी +4 है, तो y से +4 जाएगा तो क्या होगा? c होगा। तो हमारा c जो है एक ही में आंसर आ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा वो c होगा। आगे भी निकालिएगा सब +4 के, ये हो जाएगा C D H G हो जाएगा, आंसर C हो। अगला है एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर को चयन कीजिए। कथन है खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों के उपयोग से प्लास्टिक की थैलियां के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। तर्क 1 जुलाई 2022 से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है। कपड़े के थैले पुनः प्रयोज्य होने की वजह से पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और उन्हें ऐसी रद्दी कपड़ों से बनाया जाता है जिन्हें अन्यथा या अपशिष्ट भराव क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डी, दोनों जो है कथन को क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। अगला है निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी जो है एक क्या है? तो वो है स्वर है। माने बीच में ऐसी व्यंजन बताना है जो आगे पीछे क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर देखिए ई पहले स्वर है और लास्ट में भी स्वर है, बीच में जे जो है वो व्यंजन है। दूसरा अगर हम ये देखते हैं, चेक कर रहे हैं, तो एक होगा कौन सा? ई एफ ओ, ये भी जो है दूसरा है। हमारा दो ही मिल रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इंटर को इस तरह लिखा जाता है, शिफ्ट को इस तरह, उसी कूट भाषा में टच को किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर मान लें ENTER है, इसे लिखा जाता है UBWKH। यहाँ देख रहे हैं R से जो है वो U गया है, +3 है, E से B गया है, ये +3 है, T से W गया है, ये भी नहीं, E से सॉरी B गया है 3 ने -3 है, ये +3 है, T से W गया है, N से K जा रहा है, ये -3 है, और E से H जो है वो जा रहा है, ये +3 है। यानी +3 का सीरीज चल रहा है। टच में देख लेते हैं TOUCH, टच। अगर टच को करेंगे H से +3 तो हमारा क्या हो जाएगा? K होगा। क्या होगा? K होगा। उसके बाद हमें क्या करना है? C से -3 अगर करते हैं तो हमारा जो हो जाएगा TOU, क्या है? TOUCH। T से जो है C से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा Z। U से +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? U से +3 कर रहे हैं तो X हो रहा है। क्या है? X होगा। और O से -3 करेंगे तो क्या होगा? L होगा। L होगा -3 में। T से +3 करेंगे तो W होगा। यानी हमारा हो जाएगा KZXLW। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? KZ। तो ये हो गया A हो गया। क्या है? KZXLW जो आ रहा है वो A में है। रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई। फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक लाइन खींचना है इस तरह का। उसके बाद कह रहा है कि पूरब की ओर है, मुख करके खड़ी है, किधर? पूरब की ओर। 90 डिग्री दाएं मुड़ गई, यानी यहाँ से मुड़ के यहाँ आ गई 90 डिग्री, यानी इधर हो गई ये 90 डिग्री। फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई। क्या है? 45 डिग्री मुड़ गई वामावर्त दिशा में, इधर मुड़ गई 45 डिग्री, यानी ये आ गया। उसके बाद कह रहा फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई। फिर यहाँ से ये दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई, तो ये हो गया 90। इन दोनों के बीच में जो है ये 90 डिग्री होता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? इधर जो हो जाता है वो पश्चिम हो जाता है और इधर जो है वो दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में है। आंसर हमारा जो हो जाएगा
44 के बी हो जाएगा। खाली स्थान पादप हार्मोन नहीं है और इसका सही आंसर है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एफसीसी का तीनों जो है पादप है। एड्रेनालिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन की खोज जो है सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। ऑक्सिन पौधे को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है और यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। जिब्रेलिन की खोज जो है कुरोसोवा ने 1926 ईस्वी में किया है। यह पौधे को जो है लंबा कर देता है। जिब्रेलिन फूल बनने में भी मदद करता है। अगला है समीकरण N2CO3 + 2HCl के उत्पादों की पहचान कीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा D 2NaCl + CO2 + H2O होता है। आनुवांशिक कूट बना देता है, आनुवांशिक कूट में होते हैं, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। एडेनिन व ग्वानिन, साइटोसिन व ग्वानिन, साइटोसिन व थायमिन होता है। आनुवांशिक जो है वो कूट में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन सभी जो है पाया जाता है और ये है आनुवांशिक मतलब DNA। RNA में है एक और पाया जाता है, वो है क्या है? यूरासिल। क्या है? यूरासिल होता है। क्या है? यूरासिल होता है। नेक्स्ट है गोलियां निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करते हैं और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डी पराध्वनि, सुपरसोनिक से। गोलियां सुपरसोनिक गति पर यात्रा करती है। यदि किसी पिंड की चाल 1 मैक संख्या से अधिक हो तो इसे पराध्वनि चाल, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। क्या है? सुपरसोनिक कहते हैं। किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब के समान परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यानी मैक संख्या बराबर कई बार पूछा जाता है। मैक संख्या बराबर जो हो जाता है वस्तु के माध्यम में चाल यानी V0 बटा ध्वनि की उसी माध्यम में चाल, क्या है? VI कह सकते हैं ध्वनि की चाल। ये जो है वो ये ध्वनि की चाल है और ये जो है वस्तु की चाल है, वस्तु की चाल है। अगर मान लिया कि मैक संख्या जो है, मैक संख्या लेस देन 1 है तो ये जो है सब सोनिक है। क्या है? सब सोनिक है। मैक संख्या अगर बराबर 1 है तो क्या हो जाएगा? यह है सोनिक है। क्या है? सोनिक है। और मैक संख्या जो है, मैक संख्या ग्रेटर देन 1 से 5 तक है तो ये सुपरसोनिक है। क्या है? सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक है। और अगर ये मैक संख्या 5 से ज़्यादा हो जाता है, मैक संख्या ग्रेटर देन 5 हो जाता है तो ये जो है वो हाइपरसोनिक है। क्या है? हाइपरसोनिक हो जाएगा। जो हम लोग सुनते हैं ना कि इस रॉकेट को जो चाल है, स्पीड है, वो सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है, तो वो मैक संख्या से ही डिसाइड होता है। अगला है जस्ता के विद्युत अपघटनी शोधन के दौरान यह खाली स्थान, और इसका आंसर होगा ए, कैथोड पर जमा हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड पर धनायन कम हो जाते हैं और एनोड पर जो है आयनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या है? ऑक्सीकरण हो जाता है। कच्चे जिंक का उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है और जिंक की एक शुद्ध पट्टी के कैथोड के रूप में प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ए, 49 के ए। 50 नंबर चलते हैं कि चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा। मतदान के सभी वोट जो है वैध थे। अरशद की कुल वोटों के 35% वोट मिले। चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले। मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि चमन लाल को प्राप्त वोट पहले निकालते हैं। क्या है? चमन लाल को जो वोट मिला 14/35 × 100 बराबर कितना मिला? 40% मिला। अब वोट तो क्या था? 100% ही था। अब 100% वोट में जो है अरशद को कितना मिला? अरशद को मिला 35%। क्या है? 35%। चमन लाल को कितना मिला? चमन लाल को मिला 40%। अब जो शेष बटा 40, 50, 70, 75 तो हो गया। अब जो जगजीत को बचा, जगजीत सिंह को मिला वो कितना है? 25%। क्या है? 25%। अब 25% तो हो गया। अब ये 40 से 25 के डिफरेंस जो है वो कितना है? 15% के। अब 15% बराबर जो है वो 4950 है, क्योंकि जीता 40 वाला। कह क्या रहा है? विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक है। यानी विजेता चमन लाल है, कम पाने वाला जगजीत सिंह है। तो 15% बराबर क्या है? 4950 दिया हुआ है। 1% यहाँ से निकल जाएगा 330। तो 100% हो जाएगा कितना? 33,000। क्या है? 33,000। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 50 का बी।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल जो है 1764 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई का 4 गुना है। 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने में लागत क्या होगा। तब वर्गाकार आकार वाले मैदान का जो है वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1764 मीटर स्क्वायर, यानी हमें भुजा निकल जाएगा, भुजा बराबर होगा √1764 यानी 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है तो ये हो जाएगा 42 गुना 1/6 यानी 7 सेंटीमीटर। लंबाई जो हो जाएगा कितना 7 गुना 4, क्योंकि चौड़ाई से 4 गुना है तो 7×4 = 28। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, समतल कराने में लगा पहले क्षेत्रफल निकाल देते हैं, 28 गुना 7 और 30 प्रति मीटर स्क्वायर लग रहा है, क्या है 30 मीटर प्रति स्क्वायर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 28 गुना 7 गुना 30, इसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5880। 30 जो है वो 30 रुपये 30 प्रति है, यहाँ सेंटीमीटर में सब नहीं होगा, ये सभी जो है वो कितना में है मीटर में है, क्या है मीटर में है। 8 ये चौड़ाई जो हो जाएगा मीटर हो जाएगा, सभी जो आएगा वो किस में आएगा मीटर में आएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती से सेंटीमीटर लिखा गया है, ये हो जाएगा 42 मीटर आ जाएगा, ये भी मीटर में आ जाएगा, सभी जो है वो मीटर स्क्वायर आ गया। 30 से गुना कर दिया 5880 हो जाएगा, 5880 डी आ जाएगा सही आंसर। 12/18/6 का चतुर्थानुपात 4 के तृतीयानुपात के बराबर है, के का हमें मान ज्ञात करना है। माना कि चतुर्थानुपात है वो x है, 12/18 समानुपात कितना होगा 6 और x होगा, तो यहाँ से 12 गुना x बराबर होगा 18 गुना 6, क्या होता है ये दोनों इसका गुना होता है और ये इसका गुना होता है, x बराबर जो आ गया यहाँ 9 आ गया। अब कह रहा है तृतीयानुपात जो है वो x मान लेते हैं, क्या माना कि तृतीयानुपात x है, 4:k समानुपात k अनुपात y, कह रहा है 4k के तृतीयानुपात के बराबर है, k का मान हमें ज्ञात करना है। फिर ये दोनों से इससे गुना कीजिए, ये इससे कीजिए, तो जब हल करेंगे तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा 4 गुना y बराबर k², y बराबर k²/4 हो जाएगा। अब k²/4 बराबर क्या है 9 हमें आ रहा है, क्या है 9, यानी k²/2 के स्क्वायर बराबर 9 है, तो k/2 बराबर 3 है, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, क्या है k बराबर जो आएगा वो 6 आएगा। आंसर हमारा जो होगा कौन सा ए होगा, क्या है ए होगा। अगला प्रश्न है कि x, y, z एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन और 23 दिन में पूरा करता है। ये x है, ये y है और ये z है। ये 46 दिन में पूरा करता है, ये 92 दिन में, 23 दिन में। x ने काम शुरू किया, y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ा, z प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है। x ने कितने दिनों में काम पूरा किया, इन सब का जो है एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 92। इसकी अगर क्षमता की बात करें तो 2 है, इसका 1 है और इसका 4 है। अब कहता है x जो है ना 2 दिन अकेले काम किया, यानी 2 गुना 2 बराबर कितना हुआ 4 काम। अब क्या x प्लस y जो किया है वो 6 दिन किया है, क्योंकि जो 8वें दिन है 8 दिनों के बाद वो z जुड़ जाता है, तो 6वें दिन क्या, इसकी क्षमता कितना था 2 + 1 3, अब गुना जो होगा 6 होगा, तो 6×3 = 18, ये 18 गया। टोटल काम इन दोनों का कितना किया, तो ये 22 हो गया। अब जो जुड़ा है वो z भी जुड़ा है, तो 2 + 1 + 4 तो काम करेगा कितना t दिन तक, प्लस 22 काम हो चुका है, बराबर क्या है 92 काम है, तो हो गया 4 2 6 1 7, 7 t बराबर हो जाएगा 92 - 22 हो जाएगा, तो ये 22 घट जाएगा 90 और ये 70 आ जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 10 दिन आ जाएगा। 7 से ये भागा दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 दिन। तो x ने कितने दिन काम किया, तो t बराबर समय आया, तीनों मिलके किया था 10 दिन, प्लस जो है 8वें दिन जो है ना z जो है, तो 8 दिन तो और हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन जो है वो ए किया है, क्या है 18 दिन, तो 53 का जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मान लीजिए कि त्रिभुज जो है मान लीजिए ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR का, तो जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज QPR बराबर 64/169 है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 16 सेंटीमीटर है,
तो पी आर जो है वो कितना होगा, क्या है पी आर कितना होगा, तो ए सी स्क्वायर बटा पी आर स्क्वायर होता है एरिया त्रिभुज ए बी सी का बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्यू पी आर का, क्योंकि ए बी सी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो ये हो गया 16 के स्क्वायर बटा पी आर के स्क्वायर बराबर 64 बटा 169। तो पी आर स्क्वायर बराबर होगा 169 गुना 16 बटा 64। पी आर बराबर कितना हो जाएगा 169 गुना 4 यानी 13 गुना 2 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या है 26 सेंटीमीटर। हाल ही में क्वाड देशों का सम्मेलन किस देश में हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। क्वाड में 4 देश है, कौन कौन है, तो एक तो भारत है, दूसरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा कौन सा है जापान है, और चौथा जो है अमेरिका है, क्या है अमेरिका है। इन 4 देशों का एक अनौपचारिक मंच है जहां मिलकर एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक सुरक्षा और आपसी सहयोग पर चर्चा होती है। हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैसर मूनशॉट पहल का संबंध सर्वाइकल कैंसर से है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋषभ शेट्टी ने, क्या है ऋषभ शेट्टी ने। और फिल्म क्या था, फिल्म था कंतारा, क्या है कंतारा। इसमें नित्या मेनन फिल्म थिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख फिल्म द कच्छ एक्सप्रेस को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मनोज बाजपेयी, शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान स्वराज बरजात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए मिला है। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा, शीर्ष से इसका जो है वो 18वां स्थान है, यानी 17 इधर है 18 इतना, टोटल जो है वो 42 है। तो 42 में से 18 आप घटा दीजिएगा तो कितना होगा 23 हो जाएगा। तो 23 जो है वो नीचे है तक है, तो ये इसका 24वां स्थान हो गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है 57 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57 के नीचे 23 हो गया, 17 हो गया, 18 नीचे 24 हो गया, इसका स्थान जो आएगा कितना आएगा नीचे 24 हो गया, 42 माइनस 18 ये 24 होगा, 24 हो गया, और इसका खुद का स्थान नीचे से कितना होगा एक 25वां होगा। तो आंसर हमारा सी होगा। यदि किसी घड़ी की दोनों सुइयां 64 मिनट के बाद मिलती है तो घड़ी प्रतिदिन कितने पीछे जो है हो जाती है। दोनों सुइयां 64 मिनट के बाद मिलती है तो घड़ी कितने दिन पीछे हो जाती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 65.5/11 माइनस मिनट बटा ये हो जाएगा मिनट गुना 60 गुना 24 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, 720/11 माइनस 64 मिनट पीछे हो जाता है बटा 64, और ये हो जाएगा गुना 60 गुना 24 हो जाएगा 360/11 यानी 32.8/11 मिनट। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो होगा डी होगा, क्या है डी। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें, इसमें से असंगत कौन सा है, तो वो है डी है। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, कंपनी, स्कूल, संस्कृति, स्वास्थ्य, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब जो है एक दूसरे से अलग होगा। कथन एवं निष्कर्ष क्या है, कुछ जूते जो है कुछ जूते कोट है। अगर मान लिया कि जूता है तो कुछ जूते क्या है, तो ये कोट है, क्या है कोट है। उसके बाद कह रहा है कुछ कोट बटन है, कुछ कोट जो है वो बटन है। इस तरह के भी बना सकते हैं या इस तरह के भी बना सकते हैं, ये तीनों भी बन सकता है। आइए देखते हैं, कोई बटन जो है कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, कुछ जूते जो है वो बटन है। अगर ये दोनों को मिला देंगे या में तो हो जाएगा कथन से स्पष्ट है कि या तो निष्कर्ष 1 या 2 उपयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है ये है तो हमें इसका भी चर्चा करना होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। 61 का कितना हो जाएगा ए। श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आर से पी गया है, आर से यहाँ पर देखिए पी गया है, और पी से क्या गया है एन गया है, तो एन जो है -2 गया है, एन से जो है एल गया है, ये भी -2 है, एल से -2 गया है तो वो जे होगा, क्या होगा जे होगा। उसी तरह जे से यू को छोड़ देते हैं, यू से डी गया है और डी से जी गया है, जी से हमारा जो होगा वो होगा क्या होगा
तो ई होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि नीचे जो है ना वो जज होगा, क्या JUDG, तो हमारा क्या होगा ई आएगा, क्या होगा ई होगा। हमें ऊपर देखना, नीचे जो है वो जज बन रहा है, तो आंसर जो हमारा होगा कौन सा, तो JE होगा, C होगा। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम है। 16, 4, 15, 11, 16, 4, 15, 11, अगर मान लिया कि 15 माइनस 11 करते हैं तो 4 बच रहा है, और 4 के स्क्वायर करते हैं तो 16 आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस दोनों से माइनस कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक उसी तरह 13 माइनस 7 6 हो गया, तो ये आ रहा है, 6 36। 11 माइनस 3 जो करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, क्योंकि वो 64 है, तो 8 8 64। आंसर हमारा होगा ए। उत्तर लेंस की फोकस दूरी किसके लिए सबसे अधिकतम होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लाल प्रकाश के लिए। क्या है, लाल प्रकाश। फोकस दूरी उत्तर लेंस के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, यह प्रोपोर्शनल टू जो है वो लैम्डा होती है। निम्न के सही कथन चुने, अगला में जो है वो सही कथन चुनना है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो 65 के होगा। ध्रुवों पर नमन को 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है थायराइड। क्या है, थायराइड। नहीं, वो ग्रंथि जो है वो होगा वो 66 के कौन सी ग्रंथि जिसमें जंतु को उड़ने की काबिल बनाती है, तो वो है अधिवृक्क, एड्रिनल। क्या है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है। एड्रिनल ग्रंथि के अल्प स्रावन से निम्न रोग हो जाता है, एडिसन रोग हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, या कॉन्स रोग हो जाता है। और अधिवृक्क ग्रंथि के अति स्राव से, कम स्राव से तो ये सब रोग हुआ, और ज़्यादा स्राव होने से हो जाएगा कुशिंग रोग, एड्रिनल ब्रिलिज्म। क्या है, ब्रिलिज्म। पीनियल ग्रंथि को तीसरी नेत्र भी कहा जाता है, थर्ड आई भी कहा जाता है। किसको, पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। अग्न्याशय से इंसुलिन का निर्माण होता है, जो शरीर में शुगर, चीनी की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो बीटा सेल द्वारा स्रावित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पशु एवं रोग में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित जो है नहीं है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, सही है। मांसपेशियों में संकुचन ऑक्सीटोसिन के द्वारा, सही है। मिल्क फीवर सीए की अधिकता के कारण, तो ये जो है गलत है। मिल्क फीवर समानता दुधारू पशुओं में सीए की कमी के कारण, क्या है, सीए की कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता के कारण होता है। अरिंडर पेस्ट विषाणु, ये सही है। तो आंसर हमारा जो है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में जल जनित बीमारी कौन सी है, जल जनित। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कॉलरा या हैजा, जो है वो प्रदूषित पानी से फैलता है। हैजा जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा से आंत प्रभावित होता है। क्या होता है, आंत प्रभावित होता है। टीबी जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। खसरा विषाणु से फैलने वाला रोग है। और मलेरिया प्रोटोजुआ से फैलने वाला रोग है। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई जो है वो 15√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कह रहा है कि 45 मीटर की कोई ऊंचाई का कोई पेड़ है और इसकी छाया जो है पड़ रहा है कितना, 15√3 पड़ रहा है। तो ये जो हमारा निकालना है वो सूर्य का उन्नयन कोण डिग्री में निकालना है, थीटा निकालना है। यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सी होगा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा 45/15√3, यानी √3 बराबर tan 60 डिग्री, यानी हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वैसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा 90,000 7 गुना 4 माइनस 5 गुना 4/100 कर दीजिए, बस इसी को हल कर देना है। तो ये हो गया 90,000 गुना 8/100 बराबर 7200। क्या है, 7200। कह रहा है कि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, 7% के 4 वर्ष, तो 728% तो लिया और उसमें से 520% वाला घटा देना है। तो बी को उधार देता है तो प्राप्त होने वाला लाभ जो होगा वही होगा, तो ये 8% होता है। आंसर हो जाएगा 7200। अगला प्रश्न करा, यदि 10 अंकों की एक संख्या 72 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान के लिए 5x - 3y का मान क्या होगा। तो 72 से विभाज्य है, वो 9 से भी विभाज्य होगा और 8 से विभाज्य होगा। इसका क्या है कि आखिरी के 3 डिजिट विभाजित होना चाहिए। ये सम जो है
वो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो कह रहा है कि संख्या के योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगा, लेकिन y का न्यूनतम मान क्या होगा, 3 होगा। 3 रखेंगे क्योंकि 8 से अगर हम विभाज्य करेंगे 9 बाई 6 को 8 से, तो अगर न्यूनतम मान 3 रखते हैं तो ये विभाज्य हो जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हमें 9 से करने के लिए क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। 5 + 4 + 7 + 2 + 6 + x + 7 + 9 + y की जगह पर जो है हमें 3 रखना है +6, अब बटा कितना हो जाएगा 9। ये हो जाएगा 49 + x बटा 9। अब x बराबर अगर 5 रखते हैं तो ये विभाजित हो जा रहा है। बस क्या है 5x - 3y, यानी 5 × 5 - 3 × 3, ये हो जाएगा कितना 16। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 से 20 के दौरान एक संस्थान के विभिन्न विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 2019 से 2020 में छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 2000 और 2400 थी। 2019 में वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर कुल छात्रों की, 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल के कुल मिलाकर कुल छात्रों के अनुपात है। छात्रों की संख्या 2000, छात्रों की संख्या इसमें 2400। शैक्षणिक वर्ष ये 19 है और ये 20 है। तो हमें निकालना क्या है, तो निकालना है यही अनुपात, वाणिज्य और कंप्यूटर विज्ञान को मिलाकर कुल छात्रों को, 2020 में इंजीनियरिंग और मेडिकल के मिलाकर कुल छात्रों का अनुपात निकालना है। तभिष्ट अनुपात बराबर जो हो जाएगा 2000 बटा 100 गुना 25 + 14 बटा ये हो जाएगा 2400 बटा 100 गुना 10 + 12। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 20 गुना 39 बटा 24 गुना 22, ये होगा 65 बटा 44, यानी 65:44। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ग्राफ किसी स्कूल में 2018 में 10वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा में प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित है। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत जो है वो कम है। तभिष्ट प्रतिशत जो हो जाएगा 65, क्या होगा 65 - 40 बटा 65 गुना 100, ये हो जाएगा 25 बटा 65 गुना 100 बराबर 38.5%। क्या है 5%। यहाँ देखिए 80% से क्या कर रहा है, 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला, तो ये कितने हैं 40 है। और एक कर रहा है 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 60% से जो है वो कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों कर 80%, तो ये 40 प्लस ये 25 जुड़ जाएगा ना, 40 + 25, ये 65%, जो 65 छात्र है जो 80 से ऊपर लाया है, और ये लाया है 60 से कम अंक प्राप्त करने वाला, 30 + 10 क्या होगा 30 + 10, ये हो गया 40। तो यही करके निकालना है 38.5%। भारत सरकार ने हर साल खाली स्थान को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा 25 जून को, क्या है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया था। क्या लगाया गया था, 25 जून 1975 को ये लगाया गया था आपातकाल। क्या है आपातकाल लगाया गया था। एक नया दिवस मनाया जाने लगा है इस साल से 23 अगस्त को, कौन सा, तो वो मनाया जाने लगा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और 14 अगस्त को भी एक 2 साल पहले से मनाया जाने लगा है, वो मनाया जाने लगा है विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। इस दिन जो है वो भारत और पाकिस्तान 2 देश में बट गया था। किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया, तो वो है सऊदी अरब को। सऊदी अरब को महिलाओं के अधिकारों पर अपने खराब रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया है। सऊदी राजदूत अब्दुल अजीज अल बासिल की इस पद के लिए चुना गया है। यह था ALP के प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।